कि गाने में मुझे सरगम ऐड करके गाना है, तो आप कुछ सजेशन कीजिए कि मैं बॉलीवुड का कोई भी गाना गाऊं इसमें अच्छी तरह से सरगम गा सकूं। सरगम गा पाए। देखिए, किसी भी गीत में सरगम को गाने के लिए आपको उस गीत का सा पता होना सबसे पहले ज़रूरी है, वरना सरगम गाओगे किस आधार पे? क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी एक क्लास में बोल रहा था, मैं बातें बहुत रिपीट करता हूँ एक तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है। तो सा रे ग म प ध नी, ये जो नाम हैं ये नाम रिश्ते हैं, और सी शार्प डी शार्प, या पहली काली दूसरी काली तीसरी काली, ये उनके नाम हैं। जैसे मेरा नाम निषाद है, लेकिन मैं, कोई मुझे पुकारेगा तो बेटा बोल के पुकारेगा, कोई मुझे पुकारेगा तो सर बोल के पुकारेगा, और अगर ठीक ही रहा सब कुछ तो कोई पति कह के पुकारेगा। मतलब ऐसे मेरे रिश्तों के नाम बदल जाएंगे। जैसे सारे गम प ध नि सा, ये रिलेटिव है ना, कि पहली काली को अगर सा माना तो म जो है वो म है, लेकिन अगर पहली सफ़ेद को सा माना तो वो जो सुर था वो बदल गया, अब वो म रहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसीलिए इसको मैं कीबोर्ड पर दिखाऊं, इस पर हारमोनियम पर अगर आपको दिखाऊं तो आपको सरलता से समझ आएगी ये चीज़। पर ये कैमरा ब्लर हो रहा है, उसका क्या इलाज है? आई डोंट नो। हाँ, मिल गया। जिस प्रकार से अब जिनको सुरों की नॉलेज है, कीबोर्ड की नॉलेज है, वो समझ पाएंगे, जिनको नहीं है वो सीखें इस बात को, क्लास ज्वाइन करें तो पता चलेगा। ये सा है ना, जितने लोग हैं वो ये जानते हैं ये पहली काली है, और जितने नहीं जानते हैं वो जान लें कि ये पहली काली है, क्योंकि ये हारमोनियम का पहला सुर है, पहला काला सुर है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं है जिसने भी इनके नाम रखे हैं, है ना, जो दिख गया उसका नाम वो, क्योंकि ये पहला काला सुर दिखा तो इसका नाम रख दिया पहला काला, ये दूसरा काला, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो 5 काले हो गए और नीचे के 7 सफ़ेद हो गए। पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही 12 सुर रिपीट हो गए। ये पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, ऐसे चला गया। तो अगर ये सा है तो सारे ग म, तो ये म हुआ, लेकिन भाई साहब ये भी किसी का सा है, तो ये सा ने दा प, ये प हो गया। तो किसको सा माना है? तब भी ये पहला काला ही है, यानी इसका नाम निषाद ही है ना, लेकिन सारे गा मा, तब ये निषाद किसी का बेटा था, इसका बेटा था, लेकिन सारे गा मा फिर सा ने दा प, अब ये इसका पति बन गया, मतलब जो भी बन गया, कुछ तो दूसरा रिश्ता है इनका आपस में है, उस पर नहीं जाते हैं। तो क्योंकि ऐसा मैंने एक बढ़िया एक शेर गुलजार साहब का सुना था कि कुछ रिश्तों के नाम होते हैं और नाम होते हैं कुछ रिश्तों के, है ना, यही शेर है, आपस में फ्लिप कर दिया कि कुछ रिश्तों के नाम होते हैं और नाम होते हैं कुछ रिश्तों के। तो यहाँ नाम से 2 अर्थ हैं। नाम मतलब एक तो सिर्फ नाम है कि पति पत्नी ये एक रिश्ता है, बाप बेटा ये एक रिश्ता है, और कुछ रिश्तों के नाम होते हैं जैसे लैला मजनू, ऐसा रिश्ता था जो बहुत फेमस हो गया, बहुत नाम हुआ जिसने बहुत नाम कमाया। तो ये 2 हो गए कि कुछ रिश्तों के नाम होते हैं और नाम होते हैं कुछ रिश्तों के। पता नहीं ये बात मैंने क्यों बोली अभी, पर ये बात मुझे ध्यान आ गई थी जो मैंने बोल दी। तो ये आपको समझ आया। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि उस गीत का सा कौन सा है। अब आपका सवाल आता है कि साहब किसी गीत का सा पता करेंगे कैसे? लिखा तो है नहीं कहीं, या तो कहीं लिखा हो या उसने उसमें सरगम बोल दी हो। अगर उसने उस गीत में सरगम बोल दी है तो बड़ा आसान हो गया सा पता करना, कि अगर उसने मबधनी भी बोला है, भले ही उसने सा बोला ही नहीं, उसने बोल दिया मबधनी सा या मबधनी निधब मब, ऐसा कुछ बोल दिया, तो भी आप वो मबधनी को इस पे ढूंढ के कि हाँ ये सुर आवाज़ मिल रही है इससे, तो आप पता कर लोगे अगर ये म है तो ये वाला सा होगा, क्योंकि आपको तो पता है ना, आपको तो बजाना आता है। तो पहली तो ट्रिक ये हो गई। लेकिन साहब अगर उसमें सरगम बोली ही नहीं है तब मुसीबत आएगी, क्योंकि तब वो काम में आएगा जो संगीत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कान। आपके कानों में सुर कितने बसे हैं कि ध्वनि को आप पहचान पाओ। जो मैं वाक्य हमेशा अक्सर आजकल बोलने लगा हूँ कि स्वरों को अक्षरों से नहीं ध्वनि से जिस दिन हम पहचानने लग जाते हैं तब हम स्वर को समझते हैं। स्वरों को अक्षरों से नहीं, अक्षर क्या है, सा रे ग म या मेरा नाम, ये अक्षर हैं, या अंग्रेजी का कुछ हो गया माय नेम इज, ये अंग्रेजी है, ये ज़बान है, ये अक्षर हैं, ये भाषा है,
यानी उसका कोई ना कोई नाम है, उससे न पहचान के हम ध्वनि से पहचान रहे हैं, यानी उसकी टोन पकड़ लेते हैं कि वायलिन पे बजेगा तब भी हमें पता चल जाएगा, सितार पे बजेगा तब भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सा रे ग म को अगर मैं म ग रे सा बोलूं, तो दूसरा वाला जो मैंने सुर बोला, स्वर संगति बोली, जो सुर को समझते हैं या जो साज को जानते हैं वो ये समझ जाएंगे कि मैंने गलत बोला। कैसे? सा रे ग म ग रे सा। किसी को मालूम चला यहाँ पे कि मैंने क्या गलत बोला? कौन बताएगा? आपने सारे गामा ही बोला लेकिन मगर ऐसा करके बोल, मगर ऐसा का नाम लिया है ना। और ये बात कैसे पता पड़ती है कि सारे गम की 7 सीढ़ियां होती हैं, तो सा नीचे, रे ऊपर, ग ऊपर, म ऊपर होता है। तो सारे गम की क्या गलती करी मैंने कि स्वरों का उतार चढ़ाव मैंने बदल दिया, सीक्वेंस जो है वो मैंने बदल दिया, ये मैंने गलत किया। फॉर एग्जाम्पल आपको कीबोर्ड पर ही दिखा देता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा। अगर ये कीबोर्ड है, ठीक है, मैंने इसको सा बोला था सा रे ग म, तो ये पहली काली का सा था, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये म, सा रे ग म, है ना, ये आ गया। अब अगर मैं म इसको बोलता हूं तो ग ऊपर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सीक्वेंस जो है, कायदा क्या कहता है कि म के नीचे ग आएगा, है कि नहीं? इतना तो आप सब जानते हैं। क्रम क्या है? सा रे ग म, तो म ग रे सा उल्टा उतरना चाहिए। तो म के बाद अगर ग बोल रहा हूं तो ये तो गलत बोल दिया ना मैंने। म के बाद तो प बोलना चाहिए था मुझे कायदे से, और प के बाद तो ध बोलना चाहिए था, और ध के बाद नी बोलना चाहिए था। ये सीक्वेंस है कि नहीं? तो ये सीक्वेंस की गड़बड़ हो जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा? सुन के, ये आपके कानों को पता चलता है। जैसे रश्मि जी ने अभी बताया कि मैंने धुन जो है, ध्वनि जो है, वो सारे ग म की बोली, अक्षर जो हैं वो म ग रे सा के बोले। तो ये गड़बड़ हम अक्सर कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो ये फ़र्क हमें पता होना चाहिए, और ये तब हो पाता है ख़ास करके, जैसा कि मैं कई स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, ये मेरी सलाह रहती है, लेकिन ये सलाह उनको दुख देती है, इसीलिए ये सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। और सलाह ये है कि हर गाने वाले को एक स्वरवाद्य और एक तालवाद्य सीखना कंपलसरी है। अब ये सलाह दुख क्यों देती है? क्योंकि इतना वक्त और इतनी सहूलत सबके पास होती नहीं है। ऐसा सबके साथ होता नहीं, इसीलिए सलाह मैं देता नहीं उमूमन, लेकिन ये ही एक सटीक सलाह है, यही सत्य बात है कि अगर आपने एज अ सिंगर एक स्वरवाद्य और एक तालवाद्य सीख लिया है तो आपकी समझ बढ़ गई है। अब आप सुन के ताल भी पता कर सकते हो और स्वर भी पता कर सकते हो। अब आप लोग सोचेंगे कि साहब फिर तो हम क्या करें, छोड़ दें? कि अगर नहीं सीख सकते हैं तो क्या? तो नहीं छोड़ना है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मैंने सीखा है तो मैं उसका जिस्ट, उसका अक्स निकाल कर ही सिखाता हूँ, है ना। कि हारमोनियम से जो मैंने सीखा कि गाने में क्या ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को टेक्निक वाइज सिखाता हूँ। ताल का भी पक्ष जो मैंने तबले से सीखा वो मैं निचोड़ के आप लोगों को देता हूँ कि ये ताल का पक्ष है जो गाने वालों को ज़रूरी है, ये भी सीख लो। तो ये जब दोनों चीज़ें मालूम हो तो बड़ा आसान हो जाता है। बैक टू द क्वेश्चन कि सरगम कैसे पता करी जाए, तो जैसे ही आपको ये मालूम चल गया कि वो जो धुन है ऊपर नीचे हो रही है, धुन निकालना आपको इसमें आ गया कि ये तारा रा रा रा, अगर ये धुन है मेरा नाम है, तो आपको पता चला कि ये ऊपर बढ़ रहा है, मेरा नाम है, नीचे ऊपर 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 ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके स्वरों का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। अब वो कहाँ है वो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि ऊपर जा रहा है। जैसे जन गण मन अधि, तो ये मालूम चला कि ज नीचे है, न ऊपर है, जन गण मन अधि एक ही जगह पर है, नायक जय हे ऊपर हो गया, नीचे ऊपर ऊपर। तो ये जो ग्राफ है, जब जिस दिन आपके दिमाग में ये ग्राफ बनने लगेगा उस दिन आपको ध्वनि मालूम चल जाएगी कि ये थाट राग जो भी है कौन सा चल रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कोई फिक्स निकलेगा, हो सकता है कुछ मिश्र निकले जिसमें दोनों म दोनों ग लग रहे हैं, जो कोई राग नहीं होगा, जो कोई थाट नहीं होगा, लेकिन एक स्वर का जिसको कहते हैं स्केल, स्केल मतलब पिच नहीं, स्केल मतलब जो स्वरों का सीक्वेंस है, जो स्वरों का समूह है वो निकला। वो जैसे ही मालूम चल गया तो सा निकाल लोगे, और सा निकाल लिया तो फिर तो सरगम आई जाएगी, है कि नहीं। अब ये आता कैसे है? मेरे को सारे सवाल पता होते हैं, मेरे हर जवाब में जो अगला सवाल निकलेगा वो मुझे पहले से पता है ना। बहुत मैं सवालों को मैं बहुत टाइम से झेल रहा हूँ ना, ये पहली बार नहीं है मैं किसी को सिखा रहा हूँ,
है ना। बहुत टाइम हो गया मेरे को ऐसे सवालों को झेलते झेलते। ऑल्दो जो मैंने हमेशा से कहा है कि संगीत में जवाब नहीं हुआ करते, संगीत में अनुभव हुआ करते हैं। कि अब वो जवाबों का आप करोगे क्या, मैंने बता तो दिए थियोरेटिकल, लेकिन वो आप तक पहुँचेंगे नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, अनुभूति है, महसूस कितना हुआ, कितना समझ आया, कितना अनुभव मिला, कितने साज़ों के साथ, कितने साजिंदों के साथ बैठे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ मैंने संगत करी है, इसीलिए मुझे सुर की ज़्यादा पकड़ है, इसीलिए मैं जल्दी बजा लेता हूँ। किसी भी पिच से मुझे गाने को अगर कहा जाए मैं गा लेता हूँ, आपकी संगत कर दूंगा, वो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि ये मैं करता आया हूँ बचपन से। तो संगीत में संगत सबसे ऊपर है। आप एक कमरे में बैठ के संगीत सीख रहे हैं, आप कितने कलाकारों से मिलते हैं, कितने कलाकारों के साथ संगत कर पाते हैं, कितने कलाकारों के सुर को आपने इधर साझा किया है, साथ में नहीं किया है। तो वो एक अनुभव में एक लैक जिसको कहते हैं वो तो है ही है ना, कमी पड़ गई कि नहीं। मेरे साथ और भी लोगों ने सीखा यही 12 पिच, यही 10 थाट, लेकिन सबको ये एक्सपीरियंस का मौका नहीं मिला कि वो बहुत से लोगों के साथ बैठ के हारमोनियम बजा पाएँ। मैंने वर्षों तक गाना नहीं गाया, मुझे अलाउड नहीं था गाना गाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बेसुरा गाता था कि आदमी यूँ हो जाए, हे माँ माता जी कर ले। तो हमें पिताजी ने मना कर दिया कि तुम मुंह बंद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने कहा फिर क्या करें, मुंह बंद रखे तो बोले हारमोनियम बजाओ। तो वर्षों तक मेरे जो मुंह बंद रखने का मुझे अभिशाप मिला था कि तुम सुर में नहीं हुई, ऊपर वाले का अभिशाप था, ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ। क्योंकि मेरा मुंह बंद रहा तो वो चीज़ ने काम किया जो आप लोगों की अभी कर रही है, कान, है ना। क्योंकि जब तक हम बोलते हैं तब तक हम सुनते नहीं हैं, सुनने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। तो मैंने सुरों को बहुत सुना, दूसरों के सुरों को बहुत सुना, दूसरों के गाने को बहुत सुना और चुप रह के सिर्फ बजाया उनके साथ। अब या तो इतना पेशेंस आपके पास हो या ऐसा बाप आपके पास हो। तो अब बाप तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे पास है, तो आप पेशेंस रख लो, है ना। तो वो है, बहुत ज़रूरी है, ये गुरु का बहुत बड़ा रोल है ना। उन्होंने हमें चुप कराया और हमने उनकी नहीं मानी तो भी माननी पड़ी कि हाँ रहना पड़ेगा भाई, अब क्या करें, नहीं गाने को अलाउड है। ग्रुप में सब लोग गा रहे हैं तब भी हमें नहीं गाने को मिल रहा है ना। हमें क्या बोल दिया गया, तुम चुप बैठो साइड में, चलो संगत करो इनकी, जो भी ये गा रहे हैं वो बजाओ। बजा रहे हैं साहब, एंड बिना इंटरेस्ट के, बिना सेंटर स्टेज मिले, साइड में बैठ के सिर्फ संगत कर रहे हैं, जो भी सामने वाला गा रहा है। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा क्या मिला, इससे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला संगीत में कि मुझे सुरों की समझ है कि अब आप गाते हैं तो मैं तुरंत सुर पकड़ लेता हूँ, मुझे उसका ग्राफ दिखता है, मुझे सुर दिखते हैं। आप गाएंगे मुझे सरगम नज़र आती है कि नहीं। तो जितना मैंने बजाया स्वरों को अलग अलग पिचेस से, ये पिच वाली नॉलेज आपको भी है, सभी लोगों को है यहाँ पे, है ना। जो एटलीस्ट जो लोग सीख रहे हैं उनको बताया गया होगा कि ये 12 पिच होते हैं, ये 10 थाट होते हैं, हर थाट में ऐसे अलंकार बजाया जाता है। लेकिन आप में से कितने हैं जो उसका अभ्यास कर पाते हैं, आप में से कितने हैं जो उसमें फ्लुएंसी ला पाते हैं, और वो सब तो बाद की बात, आप में से कितने हैं जिनको उस बात में इंटरेस्ट भी आता है कि क्या करना है 12 पिच का, यार एक काफ़ी नहीं है क्या, है एक ही तो ज़िंदगी है, अब इसमें 12 पिच और करवा लो तुम्हें, वैसे ही तो टाइम नहीं मिलता है। तो ये जिसने अपनी सहूलत देख ली कि यार इतना तो नहीं होगा, उसको सुर की समझ नहीं होती, है ना। जैसे आप में से कई लोग हैं जो जुड़े हैं मुझसे, तो मैं करवाता हूँ ये टास्क, इवन इन द क्लास में ये टास्क करवाता हूँ कि चलो 7 अलंकार तो बजाओ कम से कम बैठ के। वैसे तो 7 भी इनफ नहीं है, लेकिन कम से कम 7 तो करो, कुछ तो पता चले तुम्हें, है कि नहीं। तो मैंने तो ऐसे 7 क्या 7,000 किए हैं एक ही सुर से बैठे बैठे, क्योंकि मुझे हर बार एक अलग व्यक्ति मिला जो अलग सुर से गाता था, और माशाल्लाह ऐसे भी मिले जो सुर में गाते भी नहीं थे। तो बेसुरों की भी संगत करिए तो उससे तो ज़्यादा आता है ना। जितने अधीर जीवन में आपको मिलेंगे उतने धैर्यवान आप बनेंगे, ये मेरा अनुभव कहता है कि जितने आपको ऑपोजिट मिलेंगे उसका ऑपोजिट आप में आता है, क्योंकि आपको मालूम, अकल दिखती है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ही कुछ नहीं, ये तो अवॉइड करो इसको। तो मुझे जितने अधीर मिले, जितने ऐसे स्टूडेंट मिले जो इम्पेशेंट थे, जिनको सिखाना बड़ा मुश्किल काम था, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि सिखाते कैसे हैं, है ना। उन्होंने मेरे अंदर पेशेंस डाला। जितने बेसुरे मुझे मिले उन्होंने मुझे पेशेंस सिखा दिया कि अब क्या करूं, ये जल्दी से नहीं सीखेंगे, इनको सारे गमा बोलो तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, सारे गमा ऐसे सारे गमा गाएंगे, गवा लो इनको। इतने जो महान व्यक्ति मिले, मैं खुद भी ऐसा था ना, क्योंकि तो मैं क्या मजाक उड़ाऊं किसी का, ऐसे व्यक्ति का मैं खुद भी ऐसा ही था, मैं कौन सा सुर में गाता था, है ना। लेकिन उस बेसुरेपन को भी मेरे पिताजी ने झेला ना, उन्होंने झेला और मुझे सिखा दिया ना तब भी। तो बस वही, मैं भी इसीलिए उस बेसुरेपन को एक्सेप्ट करता हूँ और आ जाता है, काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें लगती हैं गाने की धुन निकालने के लिए और सरगम बनाने के लिए रमेश जी,
ये लंबा चौड़ा जवाब जो मैंने आपको दिया, इसकी कोई एक शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 12 पेच आपने सीखे हुए हैं, घिसते रहो। आपको 10 थाट मिले हैं, घिसते रहो, गाने निकालने की कोशिश करते रहो। कोशिश ही है जो कामयाब होगी। आज भी मैं गाना निकालता हूँ, उसमें कई बारीकियाँ छूट जाती हैं मुझसे, जो मेरे गुरुजी के कानों को पकड़ में आती हैं, जो पिताजी के कानों को पकड़ में आती हैं। इतने कान मेरे अभी भी तैयार नहीं हुए, है ना। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस नहीं है, इस बात की मुझे एक्साइटमेंट है कि यानी मैं भी अगर और साल लगाऊंगा तो ये चीज़ मुझे आएगी। इस बात की मुझे खुशी है, इस बात का मैं शुक्र मनाता हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ आ गया तो ये भी चीज़ें पता पड़ेंगी अगर मैं इस विषय में रहा और ऐसी संगत में रहा तो। दैट्स ऑल।